ये फिल्म लुई जपनी के जीवन के संघर्षों की सच्ची कहानी है। जब लुई बहुत छोटा था तो वह बहुत शैतान था। वो बहुत ज्यादा शैतानी करता और उसकी शैतानी से उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी, आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। वो चोरियां करता, दारू पीता और सिगरेट पीता और इसी वजह से उसके पिताजी से कई बार पनिशमेंट भी दे चुके थे और उसके पिताजी उसकी खूब पिटाई करते थे। लेकिन इन सब चीजों का लुई पर कोई असर नहीं था। लेकिन लुई के बड़े भाई को उस पर बहुत भरोसा था। एक बार लुई का भाई लुई की कुछ गलत हरकतें देखकर उसका पीछा करता है और लुई बहुत तेज भागता है। उसी वक्त उसका भाई जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है उसे भागता हुआ देखता है और वो लुई को रनर बनाने के लिए मोटिवेट करता है, उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। एक दिन लुई बोलता है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। लुई का भाई बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। उसका भाई बोलता है कि अगर तुम झेल सकते हो तो तुम खेल भी सकते हो, तुम प्रैक्टिस करो उससे कहीं ज्यादा और देखना तुम्हारी ही जीत होगी। अगर तुमने हार मान ली तो एक दिन बैठकर भीख मांगोगे। लुई कहता है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उसका भाई बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, चलो प्रैक्टिस करो और लुई प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब उनके स्कूल की एक रेस होती है जिसमें लुइस भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुई बहुत पीछे होता है, लेकिन बाद में जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है वो तेज भागता है और बहुत अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद यह देखता है कि लुई रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका भाई साइकिल में उसके पीछे होता है। लुई तेज भागना शुरू करता है और भागते भागते वो बड़ा हो जाता है। अब बड़े होकर वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। इसके बाद हम एक और रेस देखते हैं जिसमें लुई बहुत तेजी से भागता है, जहाँ पर वो एक रिकॉर्ड कायम कर लेता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 मील तय नहीं कर पाया। तो ये लुई का एक रिकॉर्ड होता है और इसी के बिहाफ पर उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब वो ओलंपिक में जा रहा होता है तो अपने भाई को बोलता है कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई बोलता है कि मैं साथ क्यों चलूं, तुम तो जीतने वाले तो हो नहीं। वो कहता है कि मुझे भी पता है, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई बोलता है कि टोक्यो। वो कहता है हाँ टोक्यो, क्योंकि दोस्तों अगला ओलंपिक टोक्यो में है। अब जब वो ट्रेन में चढ़ जाता है तो उसका भाई बोलता है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। यानी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहाँ पर इंसान टूट जाता है और हार मानकर बैठ जाता है, और उस पल में अगर इंसान हार न माने और आगे बढ़ने लगे तो बशर्त उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसके बाद में लुई ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और वो सारे राउंड में बहुत पीछे रहता है, पर वो आखिरी राउंड में इतनी तेजी से भागता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है, क्योंकि आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड में किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। और ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुई का सपना था कि अगला ओलंपिक जो 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होना था वो उसमें जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा और अपने देश के लिए मेडल लेकर आएगा। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया था। और अब कहानी आती है सीधा 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और अब लुइस अमेरिका सेना में एक बम्बार्डियर होता है। उनकी पूरी टीम होती है जो प्लेन से जाती है और दुश्मनों की चौकी पर धावा बोलती है, उन पर बम गिराती है और उन्हें नेस्तनाबूद कर देती है। अब एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका प्लेन बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनके काफी सारे साथी जख्मी भी हो जाते हैं। तो वह जाके लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लैंडिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि प्लेन काफी हद तक डैमेज हो चुका था। अब पायलट लैंडिंग करता है और लैंडिंग करते समय पायलट का एक टायर भी फट जाता है, लेकिन फिर भी पायलट उसे संभालता है और बहुत मुश्किल से रोकता है और इसमें किसी की भी जान नहीं जाती। लुई अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस करता है। वो रनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त उसके पीछे जीप में आ रहा होता है। तभी उनके कुछ और दोस्त आते हैं और कहते हैं कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार हमें जंग में नहीं बल्कि हमें कुछ लोगों को ढूंढने जाना है। माना जा रहा है कि वो लोग समुद्र में कहीं फंस गए हैं, तो हम सबको अभी उन्हीं को ढूंढने के लिए जाना है। अब उनकी पूरी टीम उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन उनके खुद के प्लेन की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। तभी उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समुद्र में जा गिरता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं, बस 3 बचते हैं, जिनमें से एक लुई भी होता है। अब वो तीनों के तीनों 2 एयर बोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में एयर बोट होती है और खाने के लिए कुछ चॉकलेट और थोड़ा सा पानी। तो लुई बोलता है कि एक टुकड़ा चॉकलेट सुबह और एक शाम को खाएंगे और पानी 2 घूंट से ज्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि उन्हें कौन कब ढूंढने आएगा उसका कुछ पता नहीं था। अब उनके सामने था अथाह समुंदर, जिसका कोई भी छोर नहीं दिखता। अब रात को सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन होता है
और वो उसे गन फायर से बहुत सारे सिग्नल भेजते हैं और पानी में भी कलर लगाते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते और प्लेन चला जाता है। इस बात से वह सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े होते हैं। दरअसल उनमें से एक ने, जिसका नाम मैक होता है, उसने रात को सारी चॉकलेट खा ली थी। इस बात पर लुइस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुई बोलता है इससे फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए कुछ ही दिन हो चुके थे और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था, क्योंकि समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता था, वो खारा पानी है और उसको पीने से तबीयत खराब हो जाती है। वो सब चुपचाप गुमसुम नाव में बैठे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उनकी नाव में बैठ जाता है और ये पक्षी एक खाना है और अगर उन्होंने ये मौका गवा दिया तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं लगेगा। और लुई बड़ी सतर्कता से उस पक्षी को पकड़ लेता है और वो उसको खाते हैं, लेकिन वो उन्हें हजम नहीं होता और उन सबको उल्टियां दस्त होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब उनमें से एक बोलता है कि हम मछलियां तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास चारा होता है और उस चारे को लगाकर वो मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको खाना मिलना शुरू हो जाता है। अब एक रात को सब सो रहे होते हैं, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है और उन सबको उनकी जिंदगी उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही होती है। और यह सच है कि जब मौत नजदीक होती है तो जिंदगी की वैल्यू का पता चलता है। और उस पल में लुइस बोलता है कि अगर आप मुझे बचा लो परमेश्वर, तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और इस तूफान से वो सब बच जाते हैं। अब वो समुद्र से खाने के लिए मछलियां तो पकड़ लेते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी कहाँ से लाए। तभी किस्मत उनका साथ देती है और बारिश हो जाती है और बारिश को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको पानी मिल जाता है पीने के लिए और कुछ पानी को जमा भी कर लेते हैं। फिर तभी वो देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन उड़ा जा रहा होता है और वो उस प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन वो प्लेन जापानीज का होता है और वो उन पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन वो सब समुद्र में कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस हमले में उनकी एक एयरबोट खराब हो जाती है, क्योंकि जब वो ऊपर से गोलियां चलाते हैं तो उनकी एयरबोट पर छेद हो जाते हैं और वो एक बोट को रिपेयर कर लेते हैं और उनकी दूसरी बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब उन तीनों को एक ही बोट में एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बोट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। अभी तक उन्हें समुद्र में 45 से ज्यादा दिन हो चुके होते हैं और अब मैक भूख, प्यास और मानसिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब ये दो बचे हैं, लेकिन इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। ना ही ये बात करने लायक होते हैं, ना खड़े होने लायक, क्योंकि इन्हें समुद्र में 47 दिन हो चुके हैं। इसके बाद में इन्हें एक जापानीज शिप देख लेता है और इन्हें अरेस्ट कर लेता है। अब ये दोनों जापानीज की गिरफ्त में हैं। जापानीज लुई और उसके दोस्त को एक कैंप में ले जाते हैं, जो कि जंगल में होता है और वहाँ पे वो लुई को पहचान लेते हैं कि ये ओलंपिक का फेमस एथलीट है, क्योंकि उनके पास में उसका एक फोटो भी होता है। वहाँ पर वो उन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद में वहाँ से उन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, जो कि टोक्यो में होता है। अब जब ये टोक्यो के कैंप में आते हैं तो वहाँ पर इनके जैसे और भी बहुत सारे बंदी होते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो बहुत ज्यादा क्रूर होता है और उसका नाम होता है वातनाबी। और वो उन सबको बोलता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होगा जैसे दुश्मनों के साथ होता है। अब जब वो सब कुछ बता रहा होता है तभी लुइस की तरफ देखता है और लुई देख लेता है कि वह मेरी तरफ देख रहा है और फिर वह उसके सामने जाता है और बोलता है कि मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। और जैसे लुइस उसकी आंखों में देखता है तो उसे जोर से डंडा पड़ता है। उसके बाद 2-3 बार वो दोबारा बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और लुई को हर बार मारता है और लास्ट में बोलता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इसके बाद में इन सबको इनके सोने की जगह दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। और अगले दिन सुबह सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है और इनका इंचार्ज आता है। वो कहता है कि तुम में से एक कुक है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है और एक है ओलंपिक एथलीट। वो कहते हैं कि कौन है ओलंपिक एथलीट। लुई अपना हाथ खड़ा करता है। दरअसल उसे पहले से पता था कि लुई एक ओलंपिक एथलीट है। इसके बाद में वो लुई की और अपने एक साथी यानी कि अपने एक आदमी की रेस लगवाता है, जिसमें लुई हार जाता है और वो थक कर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद में वो लुई को बहुत बुरी तरह से डंडे से मारता है और इतना ही नहीं, उन सब कैदियों में से वो सबसे ज्यादा लुई से ही नफरत करता है। ऐसा लगता है कि वो उससे कोई पर्सनल दुश्मनी निभा रहा हो। एक बार लुई और उसका दोस्त आसमान में अमेरिकी और जापानीज प्लेन देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे थे कि अमेरिकन प्लेन सब काफी नजदीक आ गए हैं। और उस रात को भी वो इंचार्ज लुई को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके कुछ दिनों बाद रेडियो से कुछ लोग आते हैं और वो लुई को बोलते हैं कि अमेरिका सरकार तुम्हारे घर वालों को ये बता रही है कि लुई अब मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो। और इसके बाद में लुई उनके साथ जाता है, रेडियो पर अपने घर वालों को मैसेज देता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और ठीक हूँ। अब उस प्रोग्राम के बाद वो लोग उसे पेपर देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें जो भी अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम रेडियो पर बोलो।
जिसके बाद हम तुम्हें वापस कैंप में नहीं भेजेंगे और यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा जीवन देंगे। लेकिन लुई मना कर देता है और कहता है कि जो इसमें लिखा है वो सच नहीं है और मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद वो लोग लुई को वापस कैंप में भेज देते हैं और कैंप वापस आने के बाद जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो लुई के दोनों हाथ पीछे से बंधवाता है और उसे बोलता है कि तुम मजबूत हो मेरी तरह, और ये बात मैंने पहले दिन देख ली थी तुम्हारी आंखों में। मुझे लगता था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। वो लुई को कहता है कि तुम बात नहीं मानते, आदर नहीं करते, और आज मैं तुम्हें आदर करना सिखाऊंगा। वहाँ पर जितने भी सैनिक जितने भी बंदे होते हैं वो उन सबको बोलता है कि सब एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारो। हालांकि कोई भी लुई के मुंह पर पंच नहीं मारना चाहता था। तभी वो लुई के दोस्त को लाते और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुमने उसके मुंह पर पंच नहीं मारा तो मैं इसे मारता रहूंगा। इसके बाद में लुई सबको बोलता है कि मुझे मारो, और एक एक करके लुई को सब एक एक पंच मारते हैं और इतने सारे पंच खाकर लुई की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लुई की जिंदगी में उन सब कैदियों की जिंदगी में एक अच्छी खबर आती है और वो खबर ये होती है कि जो यहाँ का इंचार्ज होता है वतनबी, उसका प्रमोशन हो गया है और उसका यहाँ से ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। अब एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है और उस बमबारी में उनका कैंप पूरी तरह से तबाह हो जाता है और जल जाता है। अब उन सब कैदियों को जो वहाँ पर बच जाते हैं उन्हें वहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे बंदी गृह में भेज दिया जाता है और जब वो सब लाइन में खड़े होते हैं तभी लुई देखता है कि वहाँ का इंचार्ज वतनबी है और ये देखकर लुई के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाला होता है कि उसका साथी उसे संभाल लेता है। अब वो इंचार्ज लुई के सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते, पर लुई उसकी आंखों में नहीं देखता। फिर भी वो उसके सिर में एक जोरदार डंडा मार देता है और अगले दिन में सब के सब कैदी काम पे लग जाते हैं और यहाँ पर इनका काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर इन्हें नाव में कोयले को लोड करना होता है। एक बार लुई जब काम कर रहा होता है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे एक जख्मी सिपाही ऊपर से धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर उसके पैर में बहुत जोर से चोट लगती है। इस कैंप में काम बहुत हार्ड है इसलिए सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। एक दिन लुई बहुत ज्यादा थक जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ा सा सहारा ले लेता है। तभी वही सैनिक आता है, वही सिपाही आता है जिसने उसे ऊपर से धक्का दे दिया था और उसे पकड़कर वो अपने इंचार्ज के पास में ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। यह सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है और इसीलिए जब आप अनब्रोकन मूवी का पोस्टर देखोगे तो उस पोस्टर में इसी सीन का फोटो होता है। अब वो लुई को बोलता है कि इस लकड़ी को उठाओ और वो लकड़ी बहुत भारी होती है और लुई की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब होती है। अब लुई बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखता है, तब वो इंचार्ज बोलता है कि इसे अपने सिर के ऊपर उठाओ और लुई बड़ी मुश्किल से उसे अपने सिर के ऊपर उठाता है और वो इंचार्ज बोलता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। अब लुई लकड़ी को उठाकर तो रखता है लेकिन लकड़ी उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ जाती है और सिर से नीचे हो जाती है। अब सबके सब शांत होते हैं, सारे कैदी रुक जाते हैं और कोई काम नहीं करता और सारे सिपाही जापानीज सिपाही हैं, वो भी लुई को देखते ही बिल्कुल शांत होने लगते हैं और लुई जोर जोर से सांस ले रहा होता है। तभी लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखना शुरू करता है और पूरी जान लगा के उस लकड़ी को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है और उसकी आंखों में देखता रहता है, उसे घूरता रहता है। वो इंचार्ज बोलता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई फिर भी उसकी आंखों में देखता रहता है। वो कई बार उसे मना करता है लेकिन लुई उसकी आंखों में देखता रहता है। तब वो भागता हुआ उसकी ओर आता है और उसके हाथों में जो लकड़ी होती है उसी से लुई को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर भी लुई उसकी आंखों में देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी लकड़ी फेंक देता है और लुई को बहुत सारे पंच मारता है और लुई को अपना वो पल याद आता है जब वो रन कर रहा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लुई ने अपने दर्द से जीत हासिल कर ली थी। दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है, ये बात उसके भाई ने उसे सिखाई थी। वतनाबे उसे बहुत बुरी तरह मारता है जहाँ पर वह खुद भी बहुत ज्यादा थक जाता है। लुई के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके और लुई रात भर वहीं पर पड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन वो सभी कैदियों को बाहर इकट्ठा करते हैं और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने की कगार पे है, इसलिए हम सब आपको न्योता देते हैं कि आप हमारी नदी में नहाएं। इसके बाद सारे कैदी नदी की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें डर लगता है कि अब ये हमें मार देंगे। अब जब सब के सब नदी में खड़े होते हैं तभी उनको एक हवाई जहाज आता हुआ नजर आता है और जब वह हवाई जहाज उनके पास में आ जाता है तो वो देखते हैं कि वो उनकी कंट्री का अपना हवाई जहाज होता है और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद में हवाई जहाज से नीचे उनके लिए खाना फेंका जाता है और अब सारे के सारे खुश होते हैं और सब के सब जो खाना ऊपर से फेंका गया है वो खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन लुई वतनाबे को बहुत मारता था और जब वह वहाँ पर जाकर देखता है तो वतनाबे और उसके पिता की फोटो होती है जिसमें वतनाबे बहुत छोटे होते हैं। दरअसल वतनाबे उस जगह को छोड़कर जा चुका होता है। इसके बाद लुई वापस अपनी कंट्री में आ जाता है और अपने देश में आने के बाद सबसे पहले अपनी जमीन को चूमता है। उसके बाद अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से मिलता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर 1947 में लुई की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनकी एक बेटा और बेटी होती है। दोस्तों आपको वो लम्हा तो याद होगा जब लुई अपने दोस्तों के साथ समुद्र में फंसा
हुआ था और रात को तूफान आ गया था। तब लुई ने कहा था कि अगर मेरी जान बच गई तो मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की राह में लगा दूंगा, और लुई ने आगे चलकर ऐसा ही किया। लुई ने अपने जीवन के संघर्ष और विश्वास से सीखा कि आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं बल्कि क्षमा याचना है। इसके बाद में लुई वापस जापान गया और उसने सभी लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, और उसने उन सब से अपनी दोस्ती और सुलह कर ली थी। लेकिन उनका इंचार्ज वतनबी, जो कि लुई को बहुत ज्यादा मारता था, उसने लुई से मिलने से इनकार कर दिया। लुई का एक सपना था कि वो जापान के ओलंपिक में दौड़े, लेकिन 1940 में जब जापान में ओलंपिक होना था वो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण रद्द हो गया था। लेकिन लुई ने अपना यह सपना पूरा किया 80 साल की उम्र में। वो ओलंपिक की मसाल को लेकर जापान में दौड़ा। दोस्तों, इस फिल्म में बहुत सारे सीन फ्लैशबैक में हैं, जो हमने आपको फ्लैशबैक में नहीं सुनाया है बल्कि सही ऑर्डर में रखकर आपको दिखाए हैं। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सीन फ्लैशबैक में हैं। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।